आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें जो हम आज करने वाले हैं उसमें सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ड है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे, किस तरह से किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो अगर ये तीनों वैल्यूज मुझे इक्वल मिलती है तो मैं बोलता हूँ कि वो फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। सब स्टूडेंट्स ने क्या है, एक हायरार्की बना रखी है अपने माइंड में कि हाँ मैथ्स चल रही है, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि हाँ भाई मैथ्स मेरे सामने चल रही है, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप तुम्हें समझ आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि तुम मैथ्स समझ पा रहे हो तो तुम उसको सॉल्व भी कर सकते हो। अगर तुम अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा बढ़ाते हो, कॉन्सेप्ट को और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, तब तुम्हारी मैथ्स जो है वो बहुत स्मूथ जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? विद्यालयम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था, जो अपना लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारे डिफरेंशिएशन कवर किए थे, लाइक चेन रूल, पैरामेट्रिक, इम्प्लिसिट एंड सो ऑन। बट अब अगर मैं आज के सेशन की बात करूँ तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो अगर किसी को कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी में कोई डाउट है तो वो आज क्लियर कर सकता है। अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन डिस्कस किया गया है, अगर किसी को डिफरेंशिएशन रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो लास्ट वीडियो से गो थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं आगे के पोर्शन की, जिसमें जो हम आज करने वाले हैं उसमें सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ड है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे, किस तरह से किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं कंटिन्यूटी के लिए, जैसे अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे ही क्वेश्चंस अपने बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप इसके बेसिस पे अगर कोई अदर क्वेश्चंस देखते हो तो उसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट्स यूज हो सकते हैं। तो आज वाला सेशन बड़ा ध्यान से समझिएगा। हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो कंटिन्यूटी की जो बेसिक डेफिनेशन थी वो क्या थी? अगर मैं बात करूं, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर मुझे लिखना हो इफ अ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, अगर मुझसे ऐसा बोला हुआ है कि अगर वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है तो इट मीन्स वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो इट मीन्स उसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा और राइट हैंड लिमिट होगा और उस पर्टिकुलर जो पॉइंट दे रखा है उस पर जो उसकी वैल्यू होगी, ये तीनों मुझे इक्वल मिलते हैं। एफ ए मतलब अगर मैं उसको एट एक्स इक्वल्स टू ए पे चेक करूँ तो ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या होगा? दिस वन इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस की बात कर रहा हूँ मैं उस फंक्शन के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ आर एच एल की तो ये होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स और इज इक्वल्स टू एफ ए। एफ ए मीन्स उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की क्या वैल्यू है। तो अगर ये तीनों वैल्यूज मुझे इक्वल मिलती है तो मैं बोलता हूँ कि वो फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन इतनी है, बाकी इसमें लिमिट का यूज बहुत सारा होता है। अगर मैं बात करूँ इसकी थर्ड वैल्यू पे हमें तभी जाना है जब मैं इन दोनों को ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यही दोनों सेम नहीं आए तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो अगर वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब हम आगे जाके हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कभी भी इस तरह का कोई कंडीशन बनता है जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही सेम नहीं है तो आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, वो जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूस ही रहेगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट्स जो है वो भी यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि जो अपना फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। कौन से पॉइंट पे चेक करूंगा मैं? इसने चेक करने को बोला एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। चेक करने की हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गिवन है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो हमें वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करना है। तो अगर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट का मैं बात करूं इसी फंक्शन के लिए, अगर मैं बात करूं इसकी एल एच एल की, तो जब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व किया जाएगा तो उसमें कौन सा फंक्शन यूज होगा? हम पाई बाय 2 पे चेक कर रहे हैं तो हमें पाई बाय 2 माइनस लेना है, तो पाई बाय 2 माइनस होगा वो इसमें होगा, ये तो इक्वल्स टू पाई बाय 2 है। तो अगर मैं एल एच एल की बात करूं तो मैंने यहाँ पे लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस और यहाँ पे फंक्शन यूज होगा। तो फंक्शन की जो वैल्यू मुझे दिख पा रही है वो दिख रही है के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस, यहाँ पे मैंने उस फंक्शन को यूज किया के कॉस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x। अब इसको अगर आगे सॉल्व किया जाए तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे पाई बाय 2 पुट करता हूँ तो पाई बाय 2 पुट करने पे कॉस पाई बाय 2 0 और नीचे भी मुझे 0 मिल रहा है। तो ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल गई मुझे। ठीक है, ये मुझे मिली एक इनडिटरमिनेट फॉर्म।
तो अगर इसको मुझे फर्दर सॉल्व करना है तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, जो हमने 11th में मेथड सीखे थे, लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड, स्टैंडर्ड लिमिट्स लगा सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं तो उनका एक्सपेंशन किया जाता है, या फिर और बहुत सारी स्टैंडर्ड लिमिट्स थी जो ट्रिगो में भी थी, लॉग में भी आती थी, और बहुत सारी लिमिट्स अपने पास थी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या यूज करूँ, अगर मैं इस पाई माइनस 2x को टी पुट करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन एक बेस्ट मेथड हो सकता है किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पाई माइनस 2x को लेट किया कि वो t होगा, तो अगर ये t है तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा फंक्शन किसमें क्रिएट हुआ, ये बन रहा है लिमिट ऑफ, यहाँ पे अब लिमिट अगर मैं इसको t में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो x की लिमिट जो होगी वो t में कन्वर्ट होगी। पहले हम इस फंक्शन की बात कर लेते हैं, जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है वो पूरा t बना। अगर मैं न्यूमरेटर पार्ट की बात करूँ तो ध्यान से देखो, अगर पाई माइनस 2x की वैल्यू t है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, मैं लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल्स टू पाई माइनस टी हो गया, तो x हो गया मेरे पास पाई बाई 2 माइनस ऑफ टी बाई 2, ये x की वैल्यू है। अगर इस सेम वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ इस x में, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है अपने पास, साइन थीटा, तो ये ऊपर वाला जो फंक्शन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉस तो रिमूव हो गया तो ये आया k साइन टी बाई 2, ठीक है। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन टी बाई 2, और नीचे वाला पूरा फंक्शन t में था ही। अब ये पूरा का पूरा फंक्शन मुझे t में दिख रहा है, k इज ए कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो लिमिट होगी वो x में रख के मैं क्या करूंगा, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इस लिमिट को t की फॉर्म में। तो अगर मैं इसको t में कन्वर्ट करता हूँ तो आओ लिमिट कैसे चेंज करते हैं, मैंने किसको लेट किया है, हमने लेट किया है पाई माइनस 2x को t। अगर मैं x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे जो t की वैल्यू दिख रही है वो मुझे 0 मिल रही है। अब मैंने इक्वल्स टू लगाया, बट हम ऐसा बोल सकते हैं कि x जो है वो पाई बाई 2 की तरफ टेंड्स हो रहा है, तो जो t है वो 0 की तरफ टेंड्स होगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t टेंड्स टू 0 होगा। ये फाइनल फंक्शन बना। अब इस लिमिट को अगर मुझे सॉल्व करना है, चले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो यहाँ पे इसने क्या बोल रखा है, जो फाइनल फंक्शन मेरा बन रहा है वो ये बना, लिमिट t टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या आ रहा था, k ऊपर वाला अपना साइन x बन गया था, सॉरी साइन t बाई 2, x तो रिमूव ही हो गया, और नीचे जो आ रहा था वो पूरा t आ रहा था। इस लिमिट को मुझे सॉल्व करना है, यही वाली लिमिट थी k साइन t बाई 2 अपॉन t। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो ये तो एक स्टैंडर्ड लिमिट है ना, स्टैंडर्ड लिमिट के लिए मैं क्या किया जाए, यहाँ पे अगर मैं 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, ठीक है, 2 का डिवीजन और 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या मुझे एक स्टैंडर्ड लिमिट नहीं दिख रही, साइन t बाई 2 अपॉन t बाई 2। क्यों, हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x जो होता है, या फिर x अपॉन साइन x होता है, उसकी जो वैल्यू मिलती है वो हमें 1 मिलती है। क्लियर है सबको, यहाँ पे लिमिट टेंड्स टू 0 ही होना चाहिए, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे t टेंड्स टू 0 ही है, तो ये अगर एक स्टैंडर्ड लिमिट बनेगी तो फाइनल आंसर जो इसका आएगा वो k बाई 2 आया। अब अगर मैं RHL की बात करूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट की, यहाँ पे जो अपना फंक्शन था, इस फंक्शन के लिए अगर मैं RHL की बात करूँ तो देखो पाई बाई 2 माइनस के लिए ये फंक्शन यूज हुआ है, पाई बाई 2 प्लस के लिए भी यही फंक्शन यूज होगा, क्योंकि यही दे रखा है मुझे नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो RHL भी मैं सेम प्रोसेस से सॉल्व करूंगा तो सेम ही वैल्यू आएगी ना मेरे पास। क्लियर है, RHL और LHL दोनों की सेम वैल्यूज आएगी, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यही RHL है और यही LHL है। आगे बात की जाए, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, इफ fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है एंड राइट हैंड लिमिट है, और उस फंक्शन पे वैल्यू एफ ए, अब ए की वैल्यू कौन सी हो गई, मैं बात कर रहा हूँ एफ पाई बाई 2 की, क्योंकि मैं पाई बाई 2 पे इसको कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, तो ये तीनों सेम होनी चाहिए। तो एल एच एल और आर एच एल, ये के बाई 2 मिल रहा है मुझे, इधर एफ ए कितना होगा, एफ ए की जो वैल्यू है वो 3 दे रखी है क्वेश्चन में। अगर मैं बात करूँ एफ पाई बाई 2 की, तो पाई बाई 2 पे इस फंक्शन की जो वैल्यू है मुझे 3 मिल रही है ना, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो फाइनल आंसर के विल बी कितना, 6 मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो कंटिन्यूटी का अगर कोई क्वेश्चन इनडिटरमिनेट फॉर्म जनरेट करता है तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को उसे अपने 11th वाले मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर है, अगर तुमने 11th में लिमिट्स बहुत अच्छे से पढ़ी है तो तुम इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो मॉड्यूलस बेस्ड है भाई। मॉड्यूलस में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो अभी ये फंक्शन जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। तो जब भी कोई फंक्शन मॉड्यूलस की फॉर्म में हो तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उस मॉड्यूलस को ब्रेक करते हैं। अगर हमें मॉड्यूलस ब्रेक करना आता है तो वो फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना पार्ट बाय पार्ट में, डिपेंड करेगा उसके इंटरवल पे। तो अगर मैं इस पूरे फंक्शन को ब्रेक कर दूं तो कैसे ब्रेक किया जाए, कौन कौन से पॉइंट्स पे बोल रहा है, पहले देखो 1 और 2 पे बोला है। अगर नहीं भी बोला होता तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
इस मॉड्यूलस को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ किया करो। अगर अदर मॉड्यूलस क्वेश्चन हो वो तुम लोग ट्राई करके देखना, हम इसका डिस्कशन करते हैं। अगर ये समझ आ रहा है तो बाकी क्वेश्चंस भी इसी पैटर्न पे बनेंगे। सबसे पहले तुम मॉड का वो पॉइंट पिक किया करो जिसपे वो 0 बन रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले को ध्यान से देखूं तो ये मुझे 1 पे 0 मिल रहा है। सेकेंड वाला जो मॉड है वो मुझे 2 पे 0 मिल रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 ही पॉइंट्स थे, वो दोनों मैंने यहाँ पे पुट कर दिया नंबर लाइन के ऊपर। नेक्स्ट जो पोर्शन है, अगर मैं देखूँ तो ये कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये इसका फर्स्ट पार्ट बन रहा है। अगर मैं बात करूँ तो ये 1 से छोटा वाला पार्ट है। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूँ तो वो मुझे 1 से 2 मिल रहा है। अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूँ तो वो मुझे 2 से ग्रेटर मिल रहा है। क्लियर है? तो इस मॉड को और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मैंने लिखा कि जो फंक्शन है वो टोटल 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कौन कौन से पार्ट्स में? फर्स्ट जो है वो बोल रहा है 1 से छोटा। सेकंड जो मिल रहा है मुझे वो मिल रहा है मुझे 1 से तो ग्रेटर है फंक्शन, बट 2 से छोटा है। दिख रहा है ना, 1 से 2, 1 to 2। थर्ड वाला जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है x इज ग्रेटर देन 2। ये 3 ही पार्ट्स बन सकते हैं ना इसके। अगर यहाँ पे कोई और फंक्शन की वैल्यू होती, कोई और कांस्टेंट होता इस जगह पे, तो वो कांस्टेंट यहाँ आता। ठीक है? तो मॉड्यूलस को ब्रेक करने का फंडा है, जहां पे वो 0 बन रहा है उसके जो पॉइंट्स हैं उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, उसके बाद अलग अलग इंटरवल्स में उस मॉड को सॉल्व करो। तो अगर मैं फर्स्ट वाला पार्ट देखूं, 1 से लेसर वैल्यूज, इधर वाली सारी वैल्यूज, तो 1 से वैल्यू अगर छोटी होगी तो ये वाला जो फंक्शन है 1 से लेसर वैल्यू -1 नेगेटिव मिलेगा मुझे। तो मॉड में जब भी ये अंदर वाला पोर्शन ये कभी भी नेगेटिव मिलता है तुम्हें, तो उस मॉड्यूलस को तुम्हें नेगेटिव की तरफ ओपन करना है। ठीक है? और अगर उस मॉड के अंदर वाला जो पोर्शन है, पूरा फंक्शन है, अगर वो पॉजिटिव मिलता है तो उस मॉड्यूलस को हमें पॉजिटिव की तरफ ओपन करना है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये जो x-1 है, यहाँ पे जैसे ही मैं 1 से छोटी कोई भी वैल्यू डालूंगा तो ये नेगेटिव मिलेगा। तो ये पूरा मॉड नेगेटिव की तरफ ओपन हुआ। मॉड हटाया मैंने, बाहर एक नेगेटिव आया। सेकंड वाला, अगर फर्स्ट वाला ही नेगेटिव ब्रेक हो रहा है तो सेकंड वाला ऑब्वियसली बात है नेगेटिव ही ब्रेक होगा। तो सेकंड वाला क्या वैल्यू बनाएगा? इधर नेगेटिव आ गया, ये बन रहा है पूरा फंक्शन। तो फाइनल वैल्यूज ये हो गया -x+1 -x+2। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिली मुझे? फाइनल मुझे मिल रहा है कितना? 3 - 2x। तो मैं बोलूँगा ये वाला फंक्शन मैं यूज़ करूँगा जब भी वैल्यू x की क्या होगी? <1 होगी। ठीक है? चले सेकंड पे। सेकंड वाला जो इंटरवल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 to 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 से 2 में अगर मैं बात करूं, जैसे ही मैं 1 से ग्रेटर गया तो ये वाला पोर्शन मेरा पॉजिटिव हो गया, मॉड्यूलस हटा और पॉजिटिव। सेकंड वाला अभी भी नेगेटिव रहेगा। तो इस केस में मुझे जो आंसर मिलेगा x-1 -x+2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से सिर्फ 1 मिला। तो मैं बोलूँगा फॉर दिस वैल्यू फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। और थर्ड पार्ट की अगर बात की जाए x ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 में देखो ये वाला जो अंदर वाला पोर्शन है ये पॉजिटिव है, दिस वन इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि 2 से ग्रेटर हो गया। तो जैसे ही ग्रेटर हुआ तो दोनों ही पॉजिटिव में ओपन होंगे। जस्ट मॉड्यूलस हटेगा और दोनों पार्ट पॉजिटिव आएंगे। तो ये आ रहा है 2x -3। तो ये जो फंक्शन है ये यूज होगा फॉर दिस कंडीशन। अब उसने हमें चेक करने को क्या बोला है? अब हम डायरेक्ट चेक कर लेते इसको। भाई सब्जेक्टिव वे में तो हम लिख ही सकते हैं इसको। अगर मैं चेक करूं तो इसने बोला 1 और 2 पे चेक करके बताओ। तो पहले मैं बात करता हूँ एट x = 1 पॉइंट की। अगर मैं 1 पे चेक करूंगा तो LHL को अगर मैं ध्यान से देखूं, LHL कितना होगा? LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा? फर्स्ट वाला 3 - 2x आ रहा है ना, क्योंकि <1 यही मिल रहा है मुझे। तो यहाँ पे मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, फंक्शन में ले रहा हूँ 3 - 2x। जैसे ही मैं यहाँ पे 1 डालूंगा, अगर ये फंक्शन 1 की तरफ टेंड्स हो रहा है तो ये कहाँ टेंड्स होगा? ये हमें 1 ही दे देगा, 3 - 1। अगर मैं बात करूँ उसके राइट हैंड लिमिट की तो वो होगा अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 1+। अगर मैं बात करूँ 1+ की तो 1+ पे कौन सा फंक्शन है? 1+ पे ये वाला फंक्शन है ना। ठीक है? 1+ का मतलब 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर तो ऑलरेडी 1 ही है वो, तो इस लिमिट की तो वैल्यू ही 1 है। और अगर मैं बात करूँ एट f1 का मतलब खुद 1 पे ही चेक करना है, तो वो ये वाला मिल रहा है मुझे। तो ये हो जाएगा कितना? 3 - 2 तो इस केस में क्या आंसर आएगा? अगेन 1। तो तीनों मुझे इक्वल दिख रहे हैं। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो फंक्शन है वो 1 पे क्या है? कंटिन्यूस है। क्लियर है? फंक्शन जो है वो 1 पे कंटिन्यूस है। सिमिलरली मैं 2 पे चेक कर सकता हूँ। अगर मैं 2 पे देखूँ तो 2 से छोटा जो है वहाँ पे 1 मिल रहा है, 2 से ग्रेटर पे भी मुझे 1 ही मिल रहा है। और अगर मैं 2 के बाद साथ में बात करूँ तो वो यहाँ पे है तो भी 1 ही मिल रहा है। तो इस तरह से मैं मॉड्यूलस के जो कंबाइंड फंक्शन होते हैं उनको चेक किया जाता है। 1 और 2 पे बोला है तो मैंने यहाँ पे चेक किया। अगर वो 1 यहाँ पे नहीं होता इक्वल्स टू, इधर आता, तब भी उसी केस में मुझे 1 ही मिलता। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है 1 और 2 दोनों पे। क्लियर है? इस तरह से मॉड्यूलस के क्वेश्चन हमें बनाने हैं। 2 पे सब लोग चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चले आगे। तो ये था कंटिन्यूटी का मॉड्यूलस पार्ट।
अगर मैं बात करूं थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन डिफरेंशिएशन बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे एक tan इनवर्स आ रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे tan इनवर्स आना स्टार्ट हुआ तो मैं क्या बोलता था, हमने डिफरेंशिएशन में क्या सीखा था कि डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग अगर कोई फंक्शन आईटीएफ में है तो हमारा जो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहला ड्यूटी है, वो क्या है, उस इनवर्स आईटीएफ फंक्शन को सॉल्व करना। आईटीएफ के जो डिफरेंशिएशन होते हैं वो बड़े छोटे से होते हैं, ठीक है। तो पहले उस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो कैसे लाया जाए इसको, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो किस तरह से सिंप्लीफाई होगी, मुझे फाइनल रिजल्ट देगा। देखो आओ इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हुआ tan इनवर्स sec x क्या होगा, 1/cos होता है, tan क्या होता है, sin/cos। कुछ एलसीएम आ रहा है। अभी मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा है इसका, अभी मैं सिर्फ इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। नेक्स्ट मुझे मिलेगा tan इनवर्स, दोनों का एलसीएम विल बी सेम, ऊपर आया 1 प्लस ऑफ sin x। अब क्या किया जाए इस फंक्शन में, अब ध्यान से देखो, क्या मुझे फैक्टर्स बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। कैसे बनाया जाए फैक्टर्स, ये हमने आईटीएफ में ऑलरेडी क्वेश्चन कर रखा है। तो ये होगा tan इनवर्स 1 प्लस sin x जो है, अगर मैं इस 1 को ऐसा कुछ लिख लूँ cos स्क्वायर x/2 एंड प्लस sin स्क्वायर x/2। हाफ एंगल ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ओनली sin x आ रहा है। इसको हम लोग लिखेंगे 2 sin x/2 एंड cos x/2। ये क्लियर है सबको। और अगर मैं बात करूँ नीचे वाले पोर्शन की, डिनोमिनेटर की, तो यहाँ पे cos x जो होता है वो ऑलरेडी उसका फॉर्मूला ही होता है, cos 2x का होता है cos स्क्वायर x माइनस ऑफ sin स्क्वायर x। अब सब में हाफ एंगल ही चल रहा है तो यहाँ भी हाफ एंगल ही आएगा। और सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर वाला जो पोर्शन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मुझे क्या दिख रहा है, ये इसका होल स्क्वायर दिख रहा है हम लोगों को। तो ये हो जाएगा cos x/2 प्लस ऑफ sin x/2 और डिवाइडेड इस पूरे का क्या हुआ, होल स्क्वायर। नीचे वाले के फैक्टर्स हो रहे हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी, कितना आ जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो एक फैक्टर तो प्लस में मिलेगा cos x/2 प्लस ऑफ sin x/2, और जो सेकंड फैक्टर है वो नेगेटिव में मिलेगा मुझे cos x/2 माइनस ऑफ sin x/2। तो यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, देखो स्क्वायर से अगर मैं इस टर्म को उड़ा दूँ तो फाइनल आंसर जो मिल रहा है वो मिल रहा है tan इनवर्स cos प्लस sin अपॉन cos माइनस sin, और दोनों में जो एंगल्स है वो हाफ एंगल्स आ रहे हैं। यहीं पे बना लेते हैं इसको। तो फाइनल क्या मिलेगा, ये हुआ tan इनवर्स, कितना बना भाई ऊपर cos x/2। अगर मैं ऊपर और नीचे देखो cos को कॉमन लेता हूँ तो फाइनल क्या बनेगा, यहाँ पे ये फॉर्मेट तो देखी दिखाई बन रही है थोड़ी सी। ये हुआ 1 प्लस tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ tan x/2। कैसे बन रही है ये वाली फॉर्मेट, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट से cos x/2 को बाहर लिया है, तो वहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे tan x। ये जो फॉर्मेट है, जब भी कभी मैथ्स में आईटीएफ में इस तरह की फॉर्मेट बने तो हमेशा हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। जैसे ही मैं ये कन्वर्जन कर लेता हूँ, इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्या लिखा जाता है इस पोर्शन को, ये किसका फॉर्मूला है, ये एक्चुअल में फॉर्मूला है tan π/4 प्लस x/2 का। ये मैंने अपने जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने ये सब कुछ बता रखा है, ठीक है। तो अगर किसी को डाउट आए तो वो वहां से देख सकता है किस तरह से लिखा है इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो मुझे ये रिजल्ट मिलता है ना। इसको हमने वापस पैक किया है, इसको लिखने का मेथड भी मैंने बताया था कि tan π/4 तो रहता ही रहता है, क्योंकि ये तो फॉर्मूले का पार्ट है, यहाँ 1 मिल रहा है मुझे। उसके बाद जो ऊपर सिंबल आ रहा है पॉजिटिव, वो सेम सिंबल यहाँ होगा, क्योंकि फॉर्मूला जब एक्सपेंड होता है तो इसके अकॉर्डिंग ही न्यूमरेटर का साइन डिसाइड होता है, और एंगल जो है वो एज इट इज आएगा। क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो फाइनल मुझे क्या मिला, π/4 प्लस x/2। ये कैंसिल क्यों है, क्योंकि डोमेन और रेंज के बारे में बात कर रखी है, डोमेन ऑलरेडी गिवन है इसकी। तो फाइनल जो मिला वो मुझे मिला π/4 प्लस x/2। क्या अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, अगर ये मेरा y का वैल्यू है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था y, तो पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ बाय डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मुझसे बोला जाए तो जो y डैश की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0 प्लस हाफ, देन फाइनल आंसर विल बी। तो पूरे क्वेश्चन का इतना सा डिफरेंशिएशन हुआ है, 1 स्टेप ओनली, ठीक है। तो आईटीएफ अगर कभी भी मिलता है तो आईटीएफ में हमेशा पहले क्या करना है, उस फंक्शन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद ही उसको डिफरेंशिएट किया जाता है। गॉट इट। तो आगे से ध्यान रखा जाएगा जब भी कभी आईटीएफ का क्वेश्चन मिले। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अगेन आईटीएफ का ही है लो। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, उसके बिना हमें नहीं सॉल्व करना। ये क्या दे रखा है, -π/2 to π/2। x की जो वैल्यू है वो -π/2 to π/2। क्यों दे रखा है ये, ताकि अगर मैं कभी tan इनवर्स और tan की बात करूं तो वो कैंसिल हो पाए। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है tan इनवर्स, ये सेम फॉर्मेट है वापस से ना, वही
तो ये मुझे मिला a cos x माइनस ऑफ b sin x। इसके डिवीज़न में जो दे रखा है वो आ रहा है b ऑफ cos x प्लस a sin x। किस तरह से सॉल्व किया जाए इसको? अभी मैंने बताया था जस्ट इसमें और उस पैटर्न में क्या डिफरेंस था। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इनके कोई कोफिशिएंट्स नहीं थे, दोनों 1 1 थे। बट जैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे मुझे a और b दिया, बट करना तो मुझे वही पड़ेगा। तो अगर मैं न्यूमरेटर से cos x को बाहर लेता हूँ तो फाइनल क्या मिलेगा? a माइनस, डिवाइड ही कर देते हैं इसमें, तो यहाँ पे a आ रहा है ना, b cos x से डिवाइड करो इसको। तो फर्स्ट क्या मिलेगा? a बाई बी। फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि वरना मैं a b को एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा। इसको भी मैंने b cos x से डिवाइड किया तो b और b कैंसिल हो गए, यहाँ पे tan x आ गया, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं? बाय b cos x से, इससे डिवीजन कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको डिवीजन करूंगा b cos x से, तो फर्स्ट वाला a बाई बी cos कैंसिल, सेकेंड वाले में b और b कैंसिल हो गए, साइन अपॉन cos tan आया। नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पे देखो ध्यान से, b cos x से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये 1 बनेगा, और ये आ रहा है a बाई बी साइन अपॉन cos, अगेन tan x हो गया। ये फॉर्मेट बना। तो अगर मैं इस पोर्शन की बात करूँ इसकी, ये किसी का फॉर्मूला दिख रहा है मुझे? ध्यान से देखो, a बाई बी माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस a बाई बी टेन एक्स, किसका फॉर्मूला है ये ऑलरेडी एक्सपेंड है, मुझे इसको वापस से वो करना है। हम इनवर्स में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, टेन इनवर्स x माइनस ऑफ टेन इनवर्स y। तो क्या होता है ये होता है टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स वाई, यही फॉर्मूला था वो। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये वही तो फॉर्मूला है, ये ऑलरेडी बनी बनाई फॉर्मेट है यहाँ से ना, मुझे वापस इसको ये बनाना है, ये क्रिएट करना है मुझे। तो किस तरह से क्रिएशन होगी ये देखो ध्यान से। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? टेन इनवर्स कब बनेगा ये टेन इनवर्स? ये जो टेन इनवर्स है ये वाला है पूरा, तो इसको वापस से मैं ओपन करना चाह रहा हूँ, पैक नहीं करना है इसको, ऑलरेडी पैक्ड है ये। तो क्या इसको ये लिखा जा सकता है? टेन इनवर्स a बाई बी माइनस ऑफ टेन इनवर्स टेन एक्स। ध्यान से देखो, अगर मैं ये सेम फॉर्मूला इसमें ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करता हूँ तो क्या मुझे ये रिजल्ट मिलेगा सेम? टेन इनवर्स पहले आता है बाहर, x की वैल्यू a बाई बी है तो ये हो गया x माइनस वाई, ये जो फॉर्मूला फॉर्मेट है ये पूरा x हो गया, दिस वन इज y, नीचे आ रहा है 1 प्लस एक्स एंड वाई। ठीक है, तो मैंने इसको रिवर्स लिखा है। तो जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, फाइनल जो आंसर बनेगा वो क्या बन रहा है? टेन इनवर्स a बाई बी, ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, ये आ गया माइनस ऑफ x। ये फाइनल फंक्शन सिंप्लीफिकेशन से आया, इस पूरे को मैंने सिंप्लीफाई किया, देन ये फंक्शन मिला। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन में वही डिफरेंशिएशन पूछा था x के रिस्पेक्ट में। तो जब इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा बाय डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे फाइनल क्या मिलेगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या, इसमें मुझे x दिख रहा है, ये तो एज ए कांस्टेंट है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा, x का होता है 1, तो 0 माइनस 1, फाइनल आंसर विल बी नेगेटिव ऑफ 1, माइनस 1 मिल जाएगा हमें। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन, ये अगेन ITF था तो पहले मुझे सिंप्लीफिकेशन करना पड़ा। तो जब भी कभी ITF का क्वेश्चन आए, अगर उसके अंदर इस तरह का कोई फंक्शन है या कोई बहुत अजीब सा फंक्शन है या कोई बड़ा फंक्शन बन रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले उसको सिंप्लीफाई करो, देन उसको डिफरेंशिएट करो। तो उसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा ईजी रहेगा हमारे लिए। क्लियर है सबको? ये चले आगे। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, अगेन ये क्वेश्चन जो है वो फिर से किसका है, बट ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेट बन रही है ये सब्स्टिट्यूशन की फॉर्मेट है। जब भी हम ITF को सॉल्व करते हैं तो हम दो तरीके से करते हैं ना, कौन कौन से मेथड से? वो ITF, इससे तुम्हारा ITF का रिवीजन अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम ITF के डिफरेंशिएशन करते हो तो दोनों में सिमिलर क्वेश्चन है। ITF सॉल्व करते हैं तो हमारे एक आंसर आता है, जो फाइनल आंसर उसको डिफरेंशिएट ही तो करना है बस हमें। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन दो तरह से सॉल्व होता है ना ITF, कौन कौन से मेथड से, जो मैं बताना चाह रहा था। फर्स्ट जो है वो होता है फॉर्मूलाज की हेल्प से, और सेकंड जो है वो सॉल्व होता है किससे? सिंप्लीफिकेशन। कब सिंप्लीफिकेशन? जब मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये अपने आप उसको सिंप्लीफाई करेगा। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए? 1 प्लस कोई भी फॉर्मेट हो उसको बाहर जो निकालता है वो सिर्फ cos 2 थीटा या cos थीटा ही निकाल सकता है, क्योंकि अपने पास दो फॉर्मूलाज होता है मैथ्स में। वो कौन कौन से? एक होता है मेरे पास 1 प्लस cos 2 थीटा, एक होता है 1 माइनस cos 2 थीटा। ये दो ऐसी फॉर्मेट्स है जो इसको बाहर निकाल सकती है रूट से। फर्स्ट वाले का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है मैथ्स में जो सबको पता होने चाहिए ट्रिगों के।
तो अगर मैं फर्स्ट वाले को देखूं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को लेट कर लेते हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉस 2 थीटा लेट कर लूँ तो फर्स्ट वाला जो है वो क्या बनेगा, फर्स्ट वाला जो फंक्शन है वो आ रहा है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तुम कॉस थीटा भी लेट कर सकते हो तो तुम्हारे यहाँ पे थीटा बाई 2 आ जाएगा। ये आ रहा है अपने पास 1 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस ऑफ कॉस 2 थीटा और नेक्स्ट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा। कोई फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये tan इनवर्स है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का रूट कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं स्क्वायर रूट से उसको बाहर लूँ तो एक रूट 2 बनेगा और जो कॉस थीटा है वो मेरा बाहर आ गया। नेक्स्ट अंडर रूट 2 ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये सिर्फ साइन थीटा बनेगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे अगेन रूट 2 कॉस थीटा माइनस ऑफ रूट 2 साइन थीटा। अगेन ये फिर से वही फॉर्मेट बनी, रूट 2 को मैं कैंसिल कर देता हूँ कॉमन लेके, तो ये सारे रूट 2 चले गए। आगे क्या किया जाए, कॉमन लेके सब कैंसिल हुए, तो फाइनल फॉर्मेट जो आ रही है वो ये आ रही है। क्या ये फिर से वही फॉर्मेट बन गई जिसकी मैं बात कर रहा था, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। जब भी ऐसी फॉर्मेट आए हमेशा कॉस को कॉमन लेके तुम्हें पाई बाय 4 की टर्म्स में लिखना होता है इसको। तो कितना बनेगा ये, अगर मैं कॉस को कॉमन ले लेता हूँ तो कॉस और कॉस कैंसिल, तो ये बना 1 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ टेन थीटा। अब इस फॉर्मूले को क्या लिखा जाए, 1 प्लस टेन अपॉन 1 माइनस टेन को। तो अगर मैं बात करूं तो ये बन रहा है tan इनवर्स, ऊपर आ रहा है मेरे पास 1 प्लस ऑफ टेन थीटा, नीचे आ रहा है 1 माइनस ऑफ टेन थीटा। क्या लिखा जाएगा इसको, tan इनवर्स, ये तो फॉर्मूला ही है, इसको वापस से पैक कर रहे हैं ना वही फॉर्मेट पाई बाय 4। ऊपर पॉजिटिव का सिंबल है तो पॉजिटिव एंगल जो आ रहा है वो सेम एंगल यहाँ आएगा, ये दोनों अगेन कैंसिल आउट। तो फाइनल आंसर विल बी पाई बाय 4 प्लस थीटा। बट इसको डिफरेंशिएट करना है तो जब भी हम कोई क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या लेट किया था x को, अगर मैं देखूं तो मैंने x स्क्वायर को cos 2 थीटा पुट किया था ना। तो यहाँ पे अगर मेरा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस थीटा है तो यहाँ से जो x आएगा वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ कॉस 2 थीटा। बट इस x का तो मुझे कोई यूज दिख नहीं रहा, क्यों, क्योंकि x तो कहीं बना ही नहीं, बना है मेरे पास थीटा। तो यहाँ से थीटा कैसे निकाला जाए, थीटा अगर मुझे निकालना है तो क्या मैं इस कॉस को इधर शिफ्ट करूँ, तो ये हो गया कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल्स टू यहाँ 2 थीटा आ रहा है। देन फाइनल थीटा विल बी 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ पे रिप्लेस करते हैं हम, तो कितना बनेगा फाइनल, फाइनल बना मेरे पास पाई बाय 4 प्लस थीटा कितना आ रहा है, ये ऊपर पॉजिटिव ही था ना यहाँ पे, ठीक है। फाइनल जो बन रहा है वो बन रहा है पाई बाय 4 प्लस थीटा की जो वैल्यू है वो आ रही है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। क्या अब मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, ठीक है, तो अब कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, हो गया ये सिंप्लीफाई। पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट एक, अगेन 1/2 एज इट इज। कॉस इनवर्स का जो होता है वो होता है -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा। अभी भी ये फिनिश नहीं हुआ, अगर इसी के चेन रूल में प्रॉब्लम है तो वो यहाँ गड़बड़ करेगा, ठीक है। ये 0 1/2 एज इट इज, कॉस इनवर्स का डन है, बट इस एक्स स्क्वायर का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो वो अपने को 2x मिल जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, तो फाइनल आंसर विल बी -x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4। कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो नेगेटिव होता है ना, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का पॉजिटिव होता है, तो ये फाइनल आंसर मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन फिर से काम आ रहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन का जो पार्ट है वो ITF बेस्ड ही है, ठीक है। अगर ITF का कोई फंक्शन आ रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करो देन डिफरेंशिएट करो, तो सेकंड चैप्टर अपने आप ही कवर अप हो रहा है तुम्हारा ITF जो है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो अगर देखो किसी को इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, सब स्टूडेंट्स ने क्या है एक हायरार्की बना रखी है अपने माइंड में कि हाँ मैथ्स चल रही है, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। समझ आने से हो सकता है कि तुम वो क्वेश्चन कभी ना कभी जब तुम्हारे सामने आए तो तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओ, क्यों, उसकी बैठ के तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर तुम मैथ्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उसी हिसाब से तुम्हारे क्वेश्चन बन पाएंगे। तो ये हायरार्की थोड़ी सी छोड़ दो कि हाँ भाई मैथ्स मेरे सामने चल रही है, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप तुम्हें समझ आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ
इसका मीनिंग हो कि तुम मैथ समझ पा रहे हो तो तुम उसको सॉल्व भी कर सकते हो, बट वो सॉल्व तभी होगी जब तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस अपनी बढ़ा दोगे। तो मैथ्स की रेगुलर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अगर तुम जैसे कोई तुम्हें क्वेश्चन मिलता है तो उस क्वेश्चन को देख के ये नहीं सोचना है कि मैं इसको स्किप कर दूं, ये तो हो जाएगा। एक बार उसको सॉल्व करके देखो, अगर वो तुमसे बन रहा है तो उस पे बेस 2-3 क्वेश्चन अगर और है सिमिलर पैटर्न पे तो वो तुम स्किप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं पहला ही क्वेश्चन स्किप कर दूं, मैंने अपनी प्रैक्टिस को बहुत कम कर रखा है, अगर मैं इस पैटर्न पे चलूंगा तो मैथ्स में ऑब्वियस सी बात है गड़बड़ होगी। अगर तुम अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा बढ़ाते हो, कॉन्सेप्ट को और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, तब तुम्हारी मैथ्स जो है वो बहुत स्मूथ जाएगी। क्लियर है? तो इसको फॉलो करके देखना, बहुत सारे स्टूडेंट हैं इनको रिजल्ट्स मिलेंगे, मिले भी हैं। तो प्रैक्टिस अपनी रेगुलर करते रहें। अगर आईटीएफ बेस भी किसी को प्रॉब्लम्स है तो वो क्या कर रहा है, एक चार्ट बना के अपने फॉर्मूलाज का रट्टा लगा रहा है कि भाई ये फॉर्मेट का ये है, बट अगर तुम उनको इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे, अगर उन ट्रेगो फॉर्मूलाज को मैं इंप्लीमेंटेशन में ला ही नहीं पा रहा, तो ऑब्वियस सी बात है गड़बड़ तो होनी है। ठीक है, तो फॉर्मूलाज याद करना बहुत जरूरी है, बट उनका इंप्लीमेंटेशन मैथ्स में उतना ही जरूरी है। तो इंप्लीमेंट करते रहो ताकि क्वेश्चन बहुत ईजिली बन सके। गॉट इट? चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा था वो आ रहा था dy by dx when x and y are connected by the relation given this। अब ये कौन सी फॉर्मेट है? अगर मैं देखूं तो क्या मुझे पता चल रहा है इसको देखते ही कि ये कौन सी फॉर्मेट आ रही है? ये लॉगरिथमिक फॉर्मेट है। मैंने बताया था जब भी वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल मिलता है तो उसको सॉल्व करने का एक ही फंडा है मेरे पास, वो क्या है? विद द हेल्प ऑफ लॉग सॉल्व करूंगा मैं। तो अगर मैं इन दोनों का लॉग लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा ln y रेज टू पावर x, इधर भी मैंने लिखा ln e टू दी पावर y माइनस x। तो यहाँ से हुआ क्या, इसने इसको आगे शिफ्ट किया तो ये हो गया x ln y। ठीक है, इधर क्या हुआ, इधर भी इसने इसको आगे शिफ्ट किया तो ये हो गया y माइनस एक्स। यहाँ पे मेरे पास ln e बेस e बच गया जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो फाइनल फंक्शन यही तो मिला मुझे, x इंटू ln y इक्वल्स टू y माइनस एक्स। उसने क्या निकालने को बोला है हमसे? dy बाई dx निकालने को बोला है। तो अगर मैं इसको dy बाई dx कब बनेगा? जब मैं इस पूरे फंक्शन को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ? x के रेस्पेक्ट में। तो ये इम्प्लिसिट जैसा है तो हम पूरी इक्वेशन को एक ही साथ डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर मैं x को एज इट इज रखता हूँ तो ln y का होगा 1 बाय y एंड y डैश, जहाँ y का डिफरेंशिएशन हुआ y डैश जरूर आएगा। इधर y का 1 होता है, y डैश आया साथ में, इधर 1 आया। y डैश जो दे रहे हैं उनको एक साइड रखो, बाकी सारा एक साइड। तो अगर इस 1 को मैं इस साइड ले आता हूँ तो ये बन जाएगा कितना? 1 प्लस ऑफ x इज इक्वल्स टू, एक y डैश इधर ऑलरेडी है, देखो ये वाला इधर शिफ्ट हुआ तो ये हो गया y डैश अपॉन y। बस इसको सॉल्व करना है। y डैश कॉमन 1 माइनस 1 अपॉन y। थोड़ा और सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, ये हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन y। फाइनल आंसर विल बी, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ y, इसको मैं x प्लस 1 लिखता हूँ, नीचे आ रहा है y माइनस 1। गॉट इट? तो कभी भी इम्प्लिसिट का कोई फंक्शन बनता है तो मुझे पता चला यहाँ पे लॉग लेना कंपलसरी हो गया मेरे लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल दिखा मुझे। तो जैसे ही मैंने लॉग लिया, फर्स्ट फॉर्मेट सेकंड फॉर्मेट, सॉल्व करने का फंडा दोनों u इंटू वी दिख रहा है मुझे। अच्छा, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया इसको, ये गड़बड़ हो गई भाई यहाँ पे। क्यों हो गई गड़बड़? क्योंकि ये दोनों फंक्शंस जो है वो कौन कौन से हैं, देखो ध्यान से। तो इस तरह की गड़बड़ देखने को मिलती है। अगर प्रैक्टिस कहीं भी लैग करती है तो यहाँ गड़बड़ होगी। ये तो जल्दबाजी में गड़बड़ हुआ, बट अगर कभी भी तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है, तुम्हें स्टेप समझ आ रहे हैं, बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो मैथ्स में। क्या किया जाए यहाँ पे? अगर मैं x इंटू एल एन वाई को देखूँ तो ये मेरे पास दो फंक्शंस मिल रहा है ना मुझे। दो फंक्शंस जब भी मल्टीप्लिकेशन में हो तो हमेशा क्या यूज़ किया जाता है वहाँ पे? u इंटू वी। तो क्या किया जाए? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अगर मैं x को एज इट इज रखा हूँ तो एल एन वाई का होगा 1 बाय वाई वाई डैश प्लस, अगर मैं एल एन वाई को एज इट इज रखता हूँ तो x का 1 मिलेगा ना मुझे। इधर दोनों फंक्शन सेपरेट है, बीच में नेगेटिव का साइन है, तो y डैश माइनस ऑफ 1 मिल जाएगा मुझे। क्या किया जाए आगे? अगेन फंडा सेम है, वही y डैश जो दे रहे हैं वो एक साइड, बाकी सारे एक साइड। तो फाइनल ये बन रहा है ना, x साथ में कौन आ रहा है? y डैश अपॉन y, प्लस में यहाँ पे बैठा है एल एन वाई, इधर कौन बैठा है? y डैश माइनस 1। तो क्या किया जाए? y डैश वाले एक तरफ शिफ्ट करो, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस ऑफ एल एन वाई। इधर क्या हो जाएगा? y डैश माइनस ऑफ एक्स वाई डैश अपॉन वाई। तो फाइनल आया 1 प्लस ऑफ एल एन वाई, वाई डैश कॉमन, ये हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन वाई।
क्या बनेगा यहाँ से 1 प्लस एल एन वाई इज इक्वल्स टू वाई डैश, ये कितना हो रहा है वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई। अब करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फाइनल वाई डैश जो आएगा वो क्या आ जाएगा वाई 1 प्लस एल एन वाई एज इट इज है डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स, ये अपना फाइनल वाई डैश मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट क्लिक किया क्योंकि जैसे ही मैंने इस फंक्शन को देखा तो मुझे u इंटू वी दिखा, तो जैसे u इंटू वी जो हमने इसका पहला वाला पार्ट किया था सॉल्व, उसमें हम लोग u इंटू वी लगाना रह गया था, क्योंकि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिखेंगे तो उनमें ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ही लगेगी अगर वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हैं तो, वरना हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट यहाँ सिंप्लीफिकेशन का कोई चांस नहीं है, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दी। क्लियर है, चले आगे फिर। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें भी इन्वर्स है, बट यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक छोटा सा x बैठा है, तो इसने बोला d2y अपॉन dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन बताओ, बट इसने यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया हमें कि y अलोन में बताना है मुझे, इन टर्म्स ऑफ y अलोन d2y अपॉन dx स्क्वायर, मतलब ये कौन सी डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने के लिए क्या किया जाए, y में चाहिए आंसर, तो इसको y में कर देते हैं डिफरेंशिएट। कितना होगा, ये tan को इधर ले आओ, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। अगर इसको चाहो तो तुम इसके अलावा भी कर सकते हो, तुम x में डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा x में, जो मेरा फाइनल आंसर होगा, वहां जो आंसर होगा x, वहां पे x की जगह पे tan y रिप्लेस कर देना, क्योंकि x की वैल्यू tan y है ना यहाँ से, तो वो भी ठीक है। बट अगर मैं इस 10 को इधर ही शिफ्ट कर दूं तो ये मिला ना मुझे। अब मैं x की जगह डिफरेंशिएट कर ही नहीं रहा, मैं y की रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y। तो यहाँ से मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, x का 1 होता है बट साथ में dx बाई dy आएगा, इधर मुझे मिल रहा है sec स्क्वायर y। क्लियर है, और y डैश लगाने में कोई नीड नहीं है क्योंकि डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में ही चल रहा है। तो ये मुझे मेरी फर्स्ट इक्वेशन मिल सकती है क्या, ठीक है, dx बाई dy मुझे क्या मिल गया sec स्क्वायर y। अब अगर मुझे आंसर इसी में देना है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं dy बाई dx, तो जैसे ये उल्टा हुआ तो 1 अपॉन sec स्क्वायर क्या हो जाएगा ऊपर जाके, क्या मैं इसको cos स्क्वायर y लिख दूं, अगेन डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में। अब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि नीचे dx आ गया, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। इधर अगर करूंगा तो पहले 2 आ गए, तो 2 cos y, देन cos y का क्या होगा माइनस ऑफ साइन y, चेन रूल चल रहा है। साथ में अब आएगा dy बाई dx, क्यों आएगा, क्योंकि अब जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो x के रेस्पेक्ट में चल रहा है ना। ठीक है, फाइनल आंसर क्या लिखा जाए, ये हुआ d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये कितना बना 2 ऑफ cos y माइनस साइन y। इस dy बाई dx की वैल्यू हम लोग यहाँ से रख देते ना, अगर मुझे dx बाई dy पता है तो इसका रिवर्स ही तो होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन sec स्क्वायर x। तो फाइनल आंसर जो है, सॉरी 1 अपॉन sec स्क्वायर y, तो फाइनल आंसर क्या होगा, जैसे ही ऊपर शिफ्ट होगा तो एक cos स्क्वायर बनेगा, तो टोटल हो गया माइनस आगे लिखा, एक तो आ रहा है 2 cos क्यूब y और एक sin y आ रहा है, तो ये फाइनल आंसर मिल गया बस हमें। क्लियर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने इस क्वेश्चन के साथ, अगर ये ट्विस्ट में पूछा था तो हमने सॉल्व भी वैसे ही किया है। पहले हमने y, मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ y अलोन मांग रहा था, तो इधर जैसे ही मैंने y बनाया, आगे जो डिफरेंशिएशन होगा y के टर्म्स आएगी सारी, x कहीं बनेगा ही नहीं, तो मुझे रिप्लेस करना ही नहीं पड़ेगा। इसका दूसरा ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि तुम लोग इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा डबल डेरिवेटिव करने पे। अगर मैं डबल डिफरेंशिएट करता हूँ तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आएगा, वहां जितने भी तुम्हें x दिख रहे हैं उन सब की जगह पे तुम्हें क्या रिप्लेस करना पड़ेगा tan y। क्यों, क्योंकि y इज इक्वल्स टू दिस, तो x इज इक्वल्स टू tan y, वो वहां पर रिप्लेस करना, तो सारे x एलिमिनेट हो जाएंगे, इन टर्म्स ऑफ y अलोन मेरा आंसर मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो तुम दोनों मेथड से जा सकते हो, बट ये थोड़ा सा अपने बेस को बताता है कि हमारे डिफरेंशिएशन का बेस कैसा है। क्या हम ये कंफ्यूज होते हैं कहाँ पे x डैश आना चाहिए, कहाँ पे y डैश आना चाहिए, इसके रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में अपने अपलोड किया था, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर किसी ने चेन रूल और अदर जो मेथड्स हैं उनको ब्रीफ में नहीं किया है तो एक बार कर लीजिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन में वो बिल्कुल हेल्प करेगी। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा हुआ तो उसके पर स्टेप में मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ। क्लियर है, चलते हैं आगे। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है अपने पास। कैसे, इसको अगर मुझे सॉल्व करना हो, ये भी सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। जब भी कभी प्रूव दैट की कोई फॉर्मेट आती है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखा करो कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है हमें,
क्योंकि यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट तो कर देंगे इसको, बट ये प्रॉपर फॉर्मेट बनाने में गड़बड़ हो जाएगी। तो आओ इसको सॉल्व करने के लिए, मुझे रूट में दिख रहा है, तो अगर इसको रूट से बाहर लेके आना है मुझे, तो रूट से बाहर कौन ला सकता है, 1 माइनस स्क्वायर भी लगा हुआ है। तो हमने 10th में एक आइडेंटिटी पढ़ी है 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो वो इसको लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं काम करूँ, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अगर x की जगह पे मैं साइन a रख देता हूँ, कुछ भी रख सकते हो, साइन अल्फा साइन थीटा, y की जगह पे मैं साइन b रख दूँ, क्योंकि दोनों अलग अलग फंक्शन है x y। तो क्या होगा यहाँ पे, ये फंक्शन क्या बनेगा, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। नेक्स्ट वाला अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और इधर आएगा अपने पास a, ये हो गया साइन a माइनस ऑफ साइन बी। यहाँ से क्या बना फॉर्मेट, ये कॉस ए हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, रूट लूंगा तो ये बना, ये हो गया कॉस बी। इधर आ रहा a, ये हो गया साइन ए माइनस साइन बी। अब यहाँ पे ट्रिगो के जो सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूलाज है वो हमें यूज करने पड़ेंगे। कॉस ए प्लस कॉस बी क्या रिजल्ट देता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। नेक्स्ट हमें देता है कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये इसका फॉर्मूला था। अब देखो ट्रिगो में अगर तुमने, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमसे बताया, अगर यहाँ पे मैंने ट्रिगो के फॉर्मूलाज याद किए हैं तो मैंने एक बहुत बड़ा चार्ट बना के सब मुझे याद है, बट अगर मैं उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पा रहा हूँ तो फिर गड़बड़ हो रही है ना वहाँ पे। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करते जाना पड़ेगा। तो तुम वीडियोस देख लो, तुम प्रैक्टिस करो, तुम खुद कितने क्वेश्चन बनाते हो वो सारा मैटर करता है जब तुम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो क्योंकि अगर मैं अप्रोच लगाना जानता हूँ, अब मैं स्टेप्स बता रहा हूँ तो समझ आ रहे होंगे, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ जो मैंने याद किया है, तो तुम्हारी मैथ सही जा रही है। इधर यहाँ पे मुझे a मिल रहा है, साइन ए माइनस साइन बी क्या होगा, साइन ए माइनस साइन बी होता है 2 साइन, जब साइन और साइन के बीच में नेगेटिव हो तो साइन नेगेटिव 1 रखता है ना, कॉस में आएगा पॉजिटिव। हाँ भाई, कौन कैंसिल हो रहा है, दिस वन एंड दिस वन इज कैंसिल आउट। तो फाइनल क्या मिला, और भी कुछ जा रहा है, 2 से 2 भी गया, तो इधर तो बन रहा है कॉस ए माइनस बी बाई 2, और दूसरी साइड बन रहा है ए साइन ए माइनस बी बाई 2। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो गई, अगर ये साइन इसके नीचे आ जाए तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट। और सॉल्व करते हैं इसको, अगर ये कॉट इधर चला जाए तो ये हो गया कॉट इनवर्स ए, इधर क्या मिला a माइनस बी बाई 2। तो a माइनस बी की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 2 कॉट इनवर्स ऑफ a आ रही है मेरे पास ना, a माइनस बी मुझे मिल रहा है 2 कॉट इनवर्स a। इसने प्रूफ करने को बोला ये वाली फॉर्मेट dy बाई dx को। तो a और b है कॉन्स्टेंट्स है, बट कॉन्स्टेंट्स नहीं है एक्चुअल में, a जो है वो x का फंक्शन है ना, b जो है वो y का फंक्शन है, तो इनकी ओरिजिनल वैल्यूज यहाँ पे डालते हैं। तो फाइनल फॉर्मेट क्या बनेगी, मेरे पास बना था a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 कॉट इनवर्स ए, यही बना था फाइनल, ठीक है। तो यहां से मैंने a को, जो साइन a को मैंने x लेट किया था, तो अगर साइन a की वैल्यू x है तो यहां से a की क्या वैल्यू हो जाएगी, साइन इनवर्स x, और अगर साइन b की वैल्यू y है तो यहां से b की क्या वैल्यू हो जाएगी, साइन इनवर्स y। आओ इनको पुट करते हैं। तो फर्स्ट बना मेरे पास कितना, साइन इनवर्स x, सेकंड हो गया साइन इनवर्स y, इधर आ रहा है 2 कॉट इनवर्स a। अब मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ क्योंकि x y वापस आ गया। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ x के रिस्पेक्ट में तो क्या रिजल्ट बनेगा, क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स y का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, साथ में y डैश भी आएगा, ठीक है। इम्प्लिसिट में हमने सीखा है जब भी कभी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है तो जहां y होता है उसके साथ y डैश आता है। इधर यहाँ ना x है ना y है, कुछ भी नहीं है, ये जो a है ये कांस्टेंट है, तो इस पूरे का पार्ट का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट हो गया ये अपने लिए। तो फाइनल मुझे मिला इज इक्वल्स टू y डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो फाइनल y डैश की जो वैल्यू है dy बाई dx की, वो मुझे क्या मिल रही है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था, 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। क्लियर है।
तो कभी कोई क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है कि जिसमें कुछ ना कुछ प्रूफ करना है, स्क्वायरिंग की टर्म है, तो हमेशा याद रखना मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो क्वेश्चन होगा वो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ही सॉल्व होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आज वाले जो सेशन के क्वेश्चन थे वो मैंने ऑलरेडी वही क्वेश्चन लिए जो काफ़ी अच्छे थे। बेसिक डिफरेंशिएशन हम लोग सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। अपना जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग और इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना पिछला वीडियो देख सकता है जिसमें हमने जो अपने चैनल पे है, जिसमें मैंने बहुत सारे डिफरेंशिएशन के मेथड डिस्कस कर रखे हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं वापस से डिस्कशन करता हूं तुमसे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो बेस्ड है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे। उसके बाद हम और अदर पार्ट ऑफ कैलकुलस जो है, इंटीग्रेशन, एओआई, डिफरेंशियल, उन सब का डिस्कशन करते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू।